हेलो फ्रेंड, आज हम पृष्ठ रसायन का एक नया टॉपिक स्कंदन मतलब कोगुलेशन पढ़ेंगे। ठीक, आज का हमारा लेक्चर 8 है। इससे पहले हम लेक्चर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़े थे कोलाइड बनाने की विधि, और उसमें हम पढ़े थे कि रासायनिक विधि द्वारा हम कैसे कोलाइड बना सकते हैं, ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा कैसे बना सकते हैं, पेप्टिकरण के द्वारा कैसे बना सकते हैं। ठीक, जब हम पेप्टिकरण पढ़े थे तो उसमें हम एक शब्द पढ़े थे कि पेप्टिकरण अवक्षेपण की विपरीत प्रक्रिया है या विपरीत क्रिया है। देखिए, पेप्टिकरण अवक्षेपण पढ़े थे। अवक्षेपण को ही हम क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम दिए हैं उसका स्कंदन। ठीक, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि पेप्टिकरण जो है स्कंदन की विपरीत क्रिया है। तो ये स्कंदन क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, देखिए स्कंदन क्या होता है। स्कंदन का मतलब समझिए कि ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लेवल से पूछा जाता है पेपर में, और वो भी 4 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी 2 मार्क्स में भी पूछ देता है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर ही कि स्कंदन। स्कंदन का क्या मतलब हुआ, समझिए। स्कंदन का मतलब विरोध करना। यहाँ पर आप जो भी पॉइंट पढ़ेंगे समझिए एकदम विरोध ही करेगा। मतलब जैसे धनात्मक कोलाइड को ऋणात्मक कोलाइड विरोध करेगा, और ऋणात्मक कोलाइड है तो उसको धनात्मक कोलाइड विरोध करेंगे। यही है मतलब स्कंदन का मतलब क्या है, विरोध करना। ठीक, देखिए हम यहाँ पर क्या लिखा है कि कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन आई होप आपको पता चल गया होगा कि कोलाइडी विलयन क्या होता है। नहीं पता तो फिर भी बता दे रहे हैं कि कोलाइडी विलयन जो होता है, इसमें एक बीकर लेते हैं, ठीक, और इसमें मान लीजिए पानी डाल दिए, ठीक, और इसमें कुछ कण डाल दे रहे हैं इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि सभी विलयन बिखरे रहते हैं इसमें। जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे हमें खांसी आती है या फिर कुछ मान लीजिए बीमार हुए तो क्या होता है कि दवा आती है। दवा में क्या होता है, जैसे सिरप होता है ना, एकदम कोलाइडी विलयन ही होता है वो। अगर मान लीजिए जैसे सिरप हो गया, उसको अगर हम कुछ देर तक इकट्ठा रखें तो उसमें जितने भी कण हैं वह नीचे तली में आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम सिरप को देते हैं तो उसे हम क्या करते हैं कि पहले दोनों से इस तरह से मतलब ऐसे ऐसे करके हम मिला देते हैं पहले। तो मिलाने पर क्या हो जाता है कि उसमें जितने भी नीचे कण स्थित थे वह सभी विलयन में मिल जाते हैं। तो समझिए कोलाइडी विलयन एकदम वही है, सिरप ही। ठीक, देखिए क्या होता है कि कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर, ठीक, कोलाइडी विलयन बन गया। और उसमें हम क्या करें, कोई विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का मतलब क्या हुआ, जैसे हम एक एग्जांपल लिए थे NaCl। Na का मतलब ये Na+ के रूप में रहता है और Cl जो है माइनस के रूप में रहता है। ये एक तरीके से विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। ठीक, देखिए कोलाइडी विलयन में ये कोलाइडी विलयन हो गया। अब इसमें हम क्या करें कि इसमें हम विद्युत अपघट्य मिला दिए। ठीक है, मिलाने पर क्या हो जाता है कि कोलाइड कण का अवक्षेपण हो जाता है। इस घटना को ही स्कंदन कहते हैं। ठीक, मतलब कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइड कणों का अवक्षेपण हो जाता है। इस घटना को स्कंदन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक नियम दिए थे हर्डी-सुलजे। ठीक, हर्डी-सुलजे का स्कंदन नियम, हार्डी जो भी कहिए, ठीक है, हर्डी-सुलजे का स्कंदन नियम। ये देखिए, ये 3 नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लेवल से, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए हम क्या लिखे हैं इसमें कि विद्युत अपघट्य के आयन, विद्युत अपघट्य आई होप आपको पता चल गया होगा। विद्युत अपघट्य के आयन जो है कोलाइड कणों को स्कंदित करते हैं। अभी तो हमने पढ़ा है स्कंदन की परिभाषा में कि विद्युत अपघट्य के आयन कोलाइड कणों को क्या करते हैं, स्कंदित करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट रहा। सेकंड क्या है, कोलाइड कणों को उनके विपरीत वाले आयन जो है स्कंदित करते हैं। ठीक, कोलाइड कणों को उनके विपरीत वाले आयन स्कंदित करते हैं। मतलब वो धनात्मक वाला है तो उसको ऋणात्मक वाले कोलाइड स्कंदित करते हैं। यही है। अब तीसरा क्या है, आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी, मतलब आयन जो है जितनी ज़्यादा जुड़ेंगे, जितना जल्दी मतलब जितना ज़्यादा संयोजकता बना सकते हैं तो उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। मतलब क्या हुआ कि आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। यही हार्डी-सुलजे का स्कंदन नियम है, जो कि 3 पॉइंट है। हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब आता है हमारा क्षमता। हमने एक शब्द बोला यहाँ पर क्षमता, मतलब उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो हमने 2 पॉइंट अलग से ले लिया, क्या
कि ऋणात्मक कोलाइड को स्कंदित करने की क्षमता का क्रम, ये देखिए क्रम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सोडियम प्लस है, फिर Mg2 प्लस है, फिर एल्यूमिनियम +3 है। तो इसमें ऋणात्मक कोलाइड की स्कंदन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो एल्यूमिनियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, फिर सोडियम का होगा। देखिए चार्ज बढ़ रहा है तो इसी तरह हम एरो लगा देंगे। ठीक, ऋणात्मक कोलाइड को स्कंदित करने की क्षमता, देखिए ऋणात्मक कोलाइड है तो उसको धनात्मक कोलाइड स्कंदित करेंगे। देखिए हमने कहा ना कि स्कंदन का मतलब क्या, कि हर एक चीज़ में विरोध करेंगे। तो इसमें भी क्या हुआ कि ऋणात्मक कोलाइड को स्कंदित करने की क्षमता का क्रम, तो इसको कौन कोलाइड स्कंदित कर रहा है, तो धनात्मक कोलाइड तो Na+, फिर Mg2+, फिर Al3+। अब आएगा हमारा धनात्मक कोलाइड को स्कंदित करने की क्षमता का क्रम। देखिए अब यहाँ पर आया एक शब्द धनात्मक कोलाइड, हमने आपको क्या बोला कि विपरीत मतलब विरोध करेंगे। अगर धनात्मक कोलाइड आया तो इसका कौन विरोध करेगा, ऋणात्मक कोलाइड करेंगे। तो वही चीज़ है कि धनात्मक कोलाइड को स्कंदित करने की क्षमता का क्रम, तो धनात्मक को कौन करेगा, तो क्लोरीन है, क्लोरीन से ज़्यादा कौन होता है, SO4-2 हो गया, फिर PO4-2 हो गया, फिर FeCN6 के पावर -4 हो गया। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, K4 फिर बड़ा ब्रैकेट FeCN के होल 6। ठीक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे 9th वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब, उपसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। ठीक, तो देखिए क्या हुआ कि धनात्मक कोलाइड को स्कंदित करने की क्षमता का क्रम, धनात्मक कोलाइड को कौन स्कंदित करेगा, तो ऋणात्मक कोलाइड। तो ये जो K4 FeCN6 है, इसके धनात्मक कोलाइड को स्कंदित करने की क्षमता का क्रम बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद फास्फेट, फिर सल्फेट, फिर क्लोरीन। ठीक, फिर क्लोरीन का आ जाता है। ये रहा स्कंदन। ठीक, और हार्डी-सूजे का स्कंदन नियम। आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे आज अपोहन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायलिसिस, मतलब अपोहन जिसे कहते हैं। ठीक, अपोहन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए सॉल्ट से आयनों या अणुओं की अशुद्धि को पारगम्य झिल्ली से विसरण द्वारा शुद्ध करने के प्रक्रम को अपोहन कहते हैं। ठीक, इसे समझिए कैसे। ठीक, देखिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ जल की बूंदें डाल देते हैं। ठीक, कुछ जल हम डाल देते हैं, ये बीकर रहा। ठीक, और इसमें हम क्या किए कि जल डाल दिए। इसमें हम क्या करते हैं, एक बैग डालते हैं। ठीक, बैग कैसे डालते हैं, ये देखिए इस तरह से कुछ होता है। ठीक, ये बैग रहा और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ कोलाइड के कण डाल देते हैं। ठीक, कोलाइड के कण हम मान लेते हैं इस तरह से। ठीक, कोलाइड के ये कण होते हैं। अब इसमें ये जो हम बैग लिए हैं, ठीक, ये जो हम बैग लिए हैं, इससे ये जो बैग है ये कैसा है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक, अर्ध पारगम्य झिल्ली, पारगम्य होगा ये। ठीक, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक, और इसके अंदर हम क्या लिए हैं, इसके अंदर हम लिए हैं अशुद्ध सॉल्ट। अशुद्ध का तभी ना, हम अशुद्ध क्यों लिए हैं, अगर शुद्ध ही लेना रहता तो हम अपोहन विधि द्वारा इस तरह क्यों करते, शुद्ध तो हमें प्राप्त है तो ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहता। तो मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हम क्या लिए हैं, अशुद्ध सॉल्ट। ठीक, अशुद्ध सॉल्ट। और माध्यम क्या है हमारा, ये माध्यम हम क्या लिए हैं, जल। ठीक, अब देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमने लिया है इसे चर्म पत्र भी बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलिए या चर्म पत्र। ठीक, चर्म पत्र। ठीक है, अब देखिए ये हमने जो लिया है अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसमें हम क्या किए हैं कि अशुद्ध सॉल्ट डाले हैं। अशुद्ध सॉल्ट कहिए या कोलाइड अशुद्ध कहिए। ठीक, इससे हम क्या किए हैं, इसे हम जल में डाल दिए हैं। ठीक, अब इससे क्या होता है, देखिए अपोहन का मतलब क्या है, सॉल्ट से, ये जो सॉल्ट है उसमें आयनों या अणुओं की अशुद्धि। देखिए ये जो सॉल्ट है इसमें क्या क्या अशुद्धि हो सकती है, या अणुओं की अशुद्धि हो सकती है, यही सब ना होगा। इसमें आयन होंगे या फिर अणु होंगे, ये इन्हीं को हमें अलग करना है।
ठीक। तो क्या हुआ कि सॉल्ट से आयनों या अणुओं की अशुद्धि को पारगम्य झिल्ली, हमने क्या कैसा लिया है झिल्ली, और पारगम्य झिल्ली लिया है। ठीक। अब उसमें क्या हुआ कि विसरण के द्वारा ही, अब ये तो है नहीं कि फटाक से सुसाध्य परिवहन द्वारा अलग हो जाएं, इस तरह नहीं, मतलब विसरण द्वारा धीरे धीरे, ठीक, शुद्ध करने के प्रक्रम को ही अपोहन कहते हैं। अब इस अपोहन को हम कई विधि से सॉल्व करते हैं, जैसे ग्राहों का अपोहन हो गया, फिर होता है हमारा विद्युत अपोहन हो गया, फिर अति सूक्ष्म निस्यंदन हो गया, जिसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं पहला, मतलब साधारण अपोहन कहिए या ग्राहों का अपोहन। देखिए पहला हमारा आता है साधारण अपोहन या ग्राहों का अपोहन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक विकर लेते हैं, ठीक, एक विकर ले लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, जल डाल देते हैं, ठीक, ये जल हो गया, ठीक। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक चर्म पत्र डालते हैं। चर्म पत्र कैसा होगा, अर्धपारगम्य होगा, ठीक, इस तरह से हमने डाल दिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अशुद्ध सॉल्ट डालेंगे, ठीक। अशुद्ध सॉल्ट हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से अशुद्ध सॉल्ट हो गया, ठीक, इस तरह से शुद्ध सॉल्व हो गया, ठीक। अभी तक हम जितना भी चीज़ आपको बताएं बस उसे ही लिखना पड़ेगा। मतलब साधारण अपोहन क्या हुआ कि इसमें हम, ये हमारा कैसा बैग है, चर्म पत्र का, ठीक, चर्म पत्र का, ठीक। अब इसमें हम क्या लिए हैं, अशुद्ध सॉल्ट लिए हैं, अशुद्ध सॉल्ट, ठीक। अब ये माध्यम हमारा क्या है, जल है, ठीक। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे कि चर्म पत्र के बैग में, ये जो चर्म पत्र है इसके बैग में हम अशुद्ध सॉल्ट ले लिए। अब अशुद्ध सॉल्ट को लेकर हम शुद्ध जल में, ये जल हमारा कैसा है, शुद्ध है, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। ये जो चर्म पत्र का बैग है इसको हम शुद्ध जल में डाल देते हैं। जब शुद्ध जल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये तो हमने आपको बता दिया कि ये जो झिल्ली है चर्म पत्र का, ये कैसा है, अर्धपारगम्य है, मतलब कुछ अणुएं विसरित होंगे, कुछ अणुएं नहीं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो सॉल्ट है अशुद्धि का, इसमें अशुद्धि का जो सॉल्ट है ये आयन होंगे या अणु होंगे। ये क्या करते हैं, विसरण विधि के द्वारा इस जल में आ जाते हैं। अशुद्ध सॉल्ट जो है इस ये जो जल है इसमें चले आते हैं। जब इसमें चले आएंगे तो ये जो चर्म पत्र है इसके अंदर क्या बचता है, इसके अंदर केवल शुद्ध सॉल्ट बचेगा, क्योंकि अशुद्ध था तो हमने जल में डाल दिया, जिसके कारण अणुएं जितनी भी इसकी अशुद्धियाँ थी वो जल में विसरित हो गई। जब जल में विसरित हो गई तो अंदर क्या बचेगा, केवल सॉल्ट ही बचेगा। अब इस सॉल्ट को हम क्या करते हैं, फिर से जल में डाल देते हैं, जिससे हमें जिसका भी सॉल्ट बनाना रहता है उसे हम प्राप्त कर लेते हैं। ये रहा साधारण अपोहन या ग्राहों का अपोहन। इसे हम एक बार लिख देते हैं। देखिए इसे हमने लिख दिया है, आप चाहे तो अपने लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा है, देखिए चित्रानुसार, जैसे ये जो चित्र बनाए हैं हम, इसमें क्या कि चित्रानुसार चर्म पत्र के बैग में, चर्म पत्र है उसके बैग में अशुद्ध कोलाइड विलयन, अशुद्ध कोलाइड विलयन लेकर उसे शुद्ध जल में लटका देते हैं, जिससे अशुद्ध कोलाइड विलयन शुद्ध जल में विसरण विधि द्वारा चला जाता है, जिससे चर्म पत्र में शुद्ध कोलाइड बच जाता है। इसमें मतलब इसमें किसमें, शुद्ध कोलाइड में जल मिलाकर शुद्ध कोलाइड प्राप्त कर लिया जाता है। अगर आप चित्र को समझ गए अच्छे से तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं आसानी से, ठीक। एकदम सिंपल लैंग्वेज का हमने यूज किया है, ठीक। एक बार हम फिर से पढ़ते रहें कि चित्रानुसार चर्म पत्र के बैग में अशुद्ध कोलाइड विलयन लेकर उसे शुद्ध जल में लटका देते हैं, जिससे अशुद्ध कोलाइड विलयन शुद्ध जल में विसरण विधि द्वारा चला जाता है, जिससे चर्म पत्र में केवल शुद्ध कोलाइड बच जाता है। इसमें जल मिलाकर शुद्ध कोलाइड प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक। ये रहा साधारण अपोहन, ठीक, साधारण अपोहन या ग्राहों का अपोहन, ठीक। अब हम पढ़ेंगे विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन क्या होता है,
देखिए विद्युत अपोहन में क्या है, जो हमने साधारण अपोहन में पढ़ा है बस वही चीज़ विद्युत अपोहन में भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, विद्युत आ गया इसके आगे। ठीक, तो देखिए क्या होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। ठीक, अब उसमें हम क्या करते हैं, जल डाल देते हैं। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं कि एक चर्म पत्र डाल देते हैं। ठीक, अब ये मान लीजिए चर्म पत्र हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, अशुद्ध सॉल डाल देते हैं, अशुद्ध कोलाइड कही या अशुद्ध सॉल। ठीक, हमने डाल दिया। अब इसमें क्या करते हैं, अब समझने वाली बात है, विद्युत अपोहन है तो हम क्या करते हैं कि इसके दोनों तरफ मतलब लीजिए एक इधर और एक इधर, एक इस तरह से इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें से किसी पर भी मान लीजिए ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है, या फिर इसे आप मान लीजिए कि ऋणावेशित है और ये धनावेशित है। विद्युत अपोहन हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या हुआ, ये मान लीजिए जल है। ठीक, हम जो जो लिए हैं पहले उससे हम लिख रहे हैं। हमने ये क्या लिया है, ये चर्म पत्र लिए हैं। ठीक, चर्म पत्र का थैला हो गया। फिर ये हमने इलेक्ट्रोड ले लिया, इलेक्ट्रोड। ठीक, धनावेशित ऋणावेशित लिए हैं। इस माध्यम क्या है, शुद्ध जल है। ठीक, शुद्ध जल है। चर्म पत्र के अंदर क्या है, अशुद्ध सॉल है, अशुद्ध। ठीक, अशुद्ध सॉल कहिए या कोलाइड कहिए। ठीक, हमने इतना चीज लिया है। इसमें क्या है, जब हम साधारण अपोहन द्वारा इसे शुद्ध कर रहे थे तो क्या था कि ये जो ये जो चर्म पत्र है इसमें से कोलाइड जो है जल में, इसमें से जो इसके अंदर जो अशुद्ध कोलाइड है, ठीक, ये सब जो अशुद्ध कोलाइड है ये जल में बहुत ही धीमी गति से विसरित हो रही थी, जिसके कारण ये जो सॉल है वह जल्दी से शुद्ध नहीं हो पा रहा था। तो क्या हुआ कि इसमें हम क्या किए कि 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। जब इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए तो क्या हुआ, ठीक, इसके अंदर क्या था, कुल ये जो चर्म पत्र है इसके अंदर आयनों की अशुद्धियाँ थी या अणुओं की अशुद्धियाँ थी, यही था। ठीक, 2 ही शब्द है, आयन या अणु की अशुद्धियाँ थी। इसमें हम जब इलेक्ट्रोड जोड़ दिए तो क्या हुआ कि धनावेशित वाले जो सॉल है इसके अंदर मतलब ये जो चर्म पत्र के अंदर अशुद्ध सॉल है ऋणावेशित वाले कणों को अवशोषित कर लेता था, मतलब जल्दी जल्दी ये अपने तरफ अवशोषित कर लेता था। और ऋणावेशित वाला जो कण इसके अंदर जो ऋणावेशित वाला कण है उसको धनावेशित वाले ने अवशोषित कर लिया, और ये जो ऋणावेशित वाला है इसके अंदर मतलब इस चर्मपत्र के अंदर जो धनावेशित वाले अशुद्ध सॉल थे उसे ऋणावेशित ने अवशोषित कर लिया। मतलब क्या हुआ, धनात्मक को ऋणात्मक ने अवशोषित कर लिया और ऋणात्मक को धनात्मक ने अवशोषित कर लिया। और ये क्या है, हमने इलेक्ट्रोड जोड़ा है तार के माध्यम से, तो क्या हुआ कि समझिए, और जिसके कारण धनात्मक ऋणात्मक को अवशोषित कर रहा है, ऋणात्मक धनात्मक को। हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि जब ये जल्दी जल्दी कणों को अवशोषित कर लेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार जो है ये जो चर्मपत्र है इसके अंदर की अशुद्धियाँ जितनी हैं बहुत जल्दी से निकल जाएंगी, जिसके कारण इसके अंदर के वो शुद्ध सॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए साधारण अपोहन और विद्युत अपोहन में क्या अंतर हमने देखा, बस इलेक्ट्रोड लगाएं। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा मतलब साधारण अपोहन जो था उसके द्वारा ये जो सॉल है वो धीमी गति से शुद्ध हो रहा था, लेकिन विद्युत अपोहन द्वारा यह जल्दी से शुद्ध हो जाता है। यही हम विधि पढ़ते हैं विद्युत अपोहन में। एक बार हम इसे लिख दे रहे हैं जिसके कारण आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने इसमें लिखा है कि अपोहन की क्रिया में चित्रानुसार इलेक्ट्रोड लगाकर, ठीक, चित्रानुसार क्या किया कि ये देखिए इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक, इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित किए तो क्या हुआ कि प्रवाहित करने पर आयनिक अशुद्धियाँ इसके अंदर मतलब सॉल के अंदर या चर्मपत्र के अंदर जो अशुद्धियाँ थी विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर मतलब धनावेशित ऋणावेशित की ओर और ऋणावेशित धनावेशित की ओर तेजी से गति करती हैं, जिससे कम समय में कोलाइड विलयन शुद्ध हो जाता है। विद्युत अपोहन का प्रयोग आयनिक अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है।
ठीक, एक बार हम फिर से पढ़ते रहे कि अपोहन की क्रिया में चित्रानुसार इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनिक अशुद्धियां विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर तेजी से गति करती हैं, जिससे कम समय में कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। विद्युत अपोहन का प्रयोग आयनिक अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है। ठीक, देखिए हमने एकदम साधारण लैंग्वेज का यूज करते हुए विद्युत अपोहन को भी लिख दिया। अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि अपोहन क्या है, ठीक, लेकिन इसका यूज क्या है शायद ये आपको न पता हो। इसका उपयोग हम बताने जा रहे हैं कि इसका उपयोग जो है ब्लड क्लॉटिंग, आप नाम सुने होंगे, रक्त अपोहन, ठीक, उसके शुद्ध करने में किया जाता है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग, रक्त अपोहन का शुद्धिकरण किया जाता है। अपोहन को हम आपको इमेज के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें देखिए ये सभी जितने भी हैं ये ब्लड वेसल्स हैं, मतलब इसके अंदर रक्त पूरा प्रवाहित हो रहा है। ये ब्लड के ही छोटे छोटे कण हैं, ठीक, ये अवतला उत्तल आकार के दिख रहे हैं ना, बीच में धंसे हुए। अब इससे हम क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। ये सब जितने भी जाल के रूप में लगे हैं इसके हम शुद्ध करते हैं। इससे देखिए ये दूसरा इमेज है, ये भी देखिए इस तरह से होगा। इसके ऊपर से मतलब वाइट वाला परत जो था वह हट गया। थर्ड इमेज हमारा ये है, देखिए इस तरह से पूरा होता है अपोहन। अपोहन का मतलब केवल इसी में नहीं, बहुत सारा इसका उपयोग है। अब हमारा लास्ट वाला अपोहन आता है जो कि है अति सूक्ष्म निस्यंदन, ठीक। अब देखिए अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट पेज पर बताएंगे। अब देखिए अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या होता है, ये भी वही प्रोसेस है। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें जल डालते हैं, उसके अंदर एक चर्म पत्र का थैला डाल देते हैं जिसके अंदर अशुद्ध सॉल रहता है, ठीक। और इसके ये चर्म पत्र लिए, ठीक। उसके बाद हम क्या किए, इसके अंदर क्या है, अशुद्ध सॉल है, ठीक, अशुद्ध सॉल या कोलाइड कह दीजिए, ठीक। अब इस माध्यम हम क्या लिए, जल लिए, वो भी जल कैसा है हमारा, शुद्ध है, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ कोलाइड के कण जो हैं छोटे भी होते हैं। तो क्या होता है कि ये वैसे इतने भी छोटे नहीं होते कि इस चर्म पत्र को पार कर जाएं, लेकिन कुछ कण, ठीक, एक्सेप्शन में कुछ कण ऐसे होते हैं जो पार कर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो थैला है, मतलब चर्म पत्र का ये जो थैला है, ये तो मान लीजिए पूरा निस्यंदन है, यहीं से न छन कर जाएगा। जैसे चाय छन्नी होता है, चाय छन्नी क्या करता है, ये मान लीजिए चाय छनते हैं तो क्या करता है, कुछ कण को ऊपर ही रहने देता है और तथा ये जो सॉल मिलने वाला रहता है वो नीचे चला जाता है। उसी तरह ये भी होता है। अति सूक्ष्म निस्यंदन में हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ कण लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं कोलाइडियन, ठीक, कोलाइडियन प्लस निस्यंद मिलाते हैं, ठीक, निस्यंद। अब देखिए ये कोलाइडियन क्या होता है, ठीक, निस्यंद तो यही रहा। अब कोलाइडियन क्या होता है, कोलाइड में देखिए, कोलाइड में आप ले सकते हैं जैसे अल्कोहल हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, कोलाइडियन निस्यंद में क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, फिर ईथर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोसेलुलोज लेते हैं। अब इसका कार्य क्या है, ये देखिए कोलाइडियन है। कोलाइडियन का मतलब क्या हुआ कि इसको हम जब लेते हैं, इन तीनों चीज़ को, अल्कोहल हो गया या ईथर हो गया या नाइट्रोसेलुलोज को, अब इसको हम क्या करते हैं, निस्यंद के साथ मिला देते हैं। जब निस्यंद के साथ मिला देते हैं इस चर्म पत्र में, तो क्या हो जाता है कि ये जो चीज़ है, यह इसके, जैसे मान लीजिए यहाँ का चाय छन्नी जैसे हम लिए थे तो क्या था, उसके जो छिद्र हैं थोड़े इतने दूर दूर हैं। लेकिन जैसे हम अल्कोहल, ईथर या नाइट्रोसेलुलोज लेते हैं, यह इसके छिद्र को और छोटा कर देता है। मतलब इसके छिद्र को क्या करता है, और छोटा कर देता है, मतलब अति सूक्ष्म कर देता है। तो इसके कण यहाँ 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 मान लीजिए यहाँ से छनने लगे, मतलब क्या हुआ, इसके छिद्र को और छोटा कर दिए, जिसके कारण इसके अंदर के जो सॉल है
वह बाहर नहीं आ पाते हैं। यही है अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक, जिसमें आपको ये 3 चीज़ याद रखना था कि एल्कोहल, ईथर, नाइट्रोसेलुलोज ये क्या करते हैं, ये मतलब इसके ये जो चर्मपत्र है इसके छिद्र को और छोटा कर देते हैं, जिसके कारण सॉल्ट जो है जल में ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। ये रहा अति सूक्ष्म निस्यंदन। जो कि हम एक चीज़ बताना यहाँ पर भूल गए कि ये जो नाइट्रोसेलुलोज हम लिए हैं ये होता है 4% लेते हैं। ये नहीं कि 100% लेकर इसमें हम मिला दिए, पता चला कि तो कुछ छिद्र थे उसमें से अशुद्धियाँ जा रही थी, वो उसी में पड़ी हुई हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा अधिक मात्रा में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एकदम से ना इसके छिद्र को बंद कर देगा। ठीक, ये रहा हमारा लास्ट टॉपिक अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो आज का वीडियो कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।